हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बात करी थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए। यूपीएससी के अंदर जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें एनडीए का एग्ज़ाम होता है, एक एनडीए हो गया, सीडीएस है आपका, सीएपीएफ का भी एग्ज़ाम होता है, या फिर सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम जो है आपका। तो इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर भी जीएस आती है आपकी, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ है ये। और साथ में स्टेट पीसीएस की जब हम बात करते हैं तो अपकमिंग मंथ में जो आपका जनवरी का महीना है, जनवरी में जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होना है, और फरवरी के मंथ में बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 68th एग्ज़ाम आपका होना है। एंड साथ में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसका एग्ज़ाम भी आपका फरवरी में आयोजित किया जाएगा। तो ये अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। जो स्टेट पीसीएस की हम बात करें तो और भी कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। तो आई होप सो सभी लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला प्रश्न है हमारा आज का, ये है संविधान के तहत धन की एक एकाग्रता का उल्लंघन करता है, मतलब किस चीज़ का एक उल्लंघन करता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किस चीज़ का उल्लंघन करती है, ये पूछा गया है यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई थिंक विजिबल होगा ये। थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर और बेटर रहेगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किस चीज़ को वायलेट करती है, तो ये वायलेट करती है डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को वायलेट करती है। कैसे करती है, अब देखिए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 39, और उसका जो सी पॉइंट है, आर्टिकल 39 का जो सी पॉइंट है वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो डायरेक्ट करेगी इन द सेंस कि ये है कि स्टेट जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जो इंश्योर करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास जो वेल्थ है या पैसा है, या एक कम्युनिटी के पास जो पैसा है वो जमा ना होना पाए, ठीक है। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए जो स्टेट है, सरकार है, वो क्या बनाएगी, पॉलिसीज़ बनाएगी। तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं आर्टिकल नंबर 39C के अंतर्गत, ठीक है। तो और ये किसका पार्ट है, 39C आपका आता है डीपीएसपी का पार्ट है, और डीपीएसपी जो है आपका पार्ट 4 के अंदर लिखा गया है, पार्ट 4 के अंदर, और आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है इसके अंदर, आर्टिकल नंबर 44, जो कि यूसीसी के बारे में बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसके ऊपर आजकल काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो हो सकता है आगे आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर यूसीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, देखिए, परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार क्या है ये आपको बताना है। तो ये है एक लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या है ये, एक सीमित सरकार होती है। दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि आप लॉ बनाएंगे, लॉ बनाने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब लॉ बनाने के लिए भी आप लॉ का इस्तेमाल करेंगे और गवर्न करेंगे, मतलब सरकार चलाएंगे, फिर आप देश को चलाएंगे। सिंपली अगर जो हम इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो ये कह सकते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ फ्रॉम विच ऑल द अदर लॉज आर डिराइव्ड, ठीक है। और जिसको इस्तेमाल किया जाएगा उन जो लॉज बनेंगे, मतलब देखिए, संविधान में कुछ लिखा गया है, वो एक तरीके के कानून है, लॉज हैं, या प्रोसीजर्स हैं बेसिकली। उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कुछ और लॉज बनाए जाएंगे। उन लॉज के साथ में जो क्या किया जाएगा, जो देश है, राष्ट्र है, नेशन है, उसको चलाया जाएगा, उसको गवर्न किया जाएगा, ठीक है, उसका शासन चलाया जाएगा। अब उस शासन को चलाने के लिए कुछ टाइप के ऑफिसेस क्रिएट किए जाएंगे, ऑफिसेस बनेंगे। ऑफिसेस का मतलब हो गया जैसे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, पीएम का ऑफिस हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, या जो अदर मिनिस्टर्स है या अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों का
ऑफिस बनाया जाएगा और वो लोग पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से देश को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। बट हर चीज़ की क्या है, लिमिट है, और लिमिट किसने तय कर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दी है। मतलब संविधान जो है वो सर्वोपरि हो जाता है, उसने हर चीज़ की क्या कर दी है, लिमिट तय कर दी है, बाउंडेशन बांध दी गई है, ठीक है। तो ये एक तरीके की लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देखिए जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 के अंदर आते हैं। आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल्स 14 टू 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये आपके मुख्यतः इसके अंदर आते हैं। और ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट। और वहाँ पर लिखा गया है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से ये चीज़ मैंशनड है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आते हैं क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। देखिए जब आपको अनटचेबिलिटी का वर्ड सुनाई दे जाए तो आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल तक चले जाना है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसी क्वेश्चन को। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी भेदभाव के रूप में अस्पष्टता के खिलाफ, अस्पष्टता मतलब अनटचेबिलिटी के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करती है। अब देखिए जो आर्टिकल 17 है, एक अब सेट ऑफ द आर्टिकल्स है, दैट इज द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंदर आर्टिकल 14 टू कितने आते हैं, 18 आते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 ये इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर डी। 17वां आर्टिकल अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। अगर जो हम फटाफट बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 14 है ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। आर्टिकल 15 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ों के बारे में। आर्टिकल 16 आपका बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आर्टिकल 17 हो जाता है आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है। एंड द लास्ट वन इज दैट 18 नंबर आर्टिकल जो है, आर्टिकल 18 जो है आपका ये बात करता है किसके बारे में, अबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में ये चीज़ बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 17 की जब हम बात कर रहे थे तो ये तो बात करता है इक्वलिटी, मतलब अबॉलिश कर देना है कंप्लीटली अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली जो एक कॉन्सेप्ट है उसको। और इसके लिए जो बेसिकली ये जो अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, ठीक है। और पनिशेबल ऑफेंस जो बनाया गया वो बनाया गया 1976 के अंदर। 1976 के अंदर इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। इसके लिए एक एक्ट भी आया था, उस एक्ट का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, जो कि जिसे कहा जाता है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 के अंदर ये चीज एक्ट आती है, ठीक है, क्लियर। और इसको जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो 1955 था, इसको कुछ समय के बाद इसका नाम बदल जाता है, मतलब इसको रीनेम कर दिया जाता है। बेसिकली जो रीनेम है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 टू 35 जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आती है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंजॉयड बाय, देखिए जब हम बात करते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव, दोनों से ये क्या होती है, सेपरेटेड होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो ये जो इसकी इंडिपेंडेंस है वो किस पॉइंट के तहत वो इंजॉय करते हैं, मतलब यहाँ पर कन्वेंशनल प्रैक्टिस है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस मतलब एक तरीके से जब से हम कानून को फॉलो करते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट्स बने हैं या कोर्ट्स बने बेसिकली, तब से वो एक तरीके की प्रथा चलती आ रही है। जैसे 7 शेड्यूल में ऐसा कुछ मेंशन्ड है, डीपीएसपी के तहत है या प्रियम्बल के तहत है। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो
प्रियम्बल जो है बेसिकली क्या बात करता है, ये बताता है आपका सोर्सेज के बारे में कि जो संविधान है उसके सोर्सेज क्या हैं और उसका नेचर कैसा है। संविधान का जो हमारा संविधान है उसका नेचर कैसा है उसके बारे में यहाँ पर बात करता है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर अगर और ये कुछ चीज़ें ऐसी बताता है जैसे कि भारत जो है, भारत का संविधान जो है वो एक सोशलिस्ट है, सोवरन है, सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक को फॉलो करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, बट यहाँ पर कहीं भी जुडिशरी के बारे में ऐसा कोई नेचर के बारे में बात नहीं करता है प्रियम्बल। सेकंड है जो आपका डीपीएसपी है। डीपीएसपी जैसा कि हमने बात करी पार्ट 4 के अंदर आता है, 36 आर्टिकल से लेके, दैट इज 36 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो डीपीएसपी में आते हैं। और इसी का आर्टिकल नंबर 50 जो है, आर्टिकल 50 जो है वो कहता है कि जुडिशरी जो है वो सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से इन द पब्लिक सर्विस में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 50, और जो कि बेस्ड है ऑन द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है किसके, डीपीएसपी के, उसके ऊपर ये चीज़ें बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की वजह से जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से एक सेपरेट है, मतलब अलग आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक था 7वीं सूची, 7th शेड्यूल की जब हम बात करें तो 7th शेड्यूल के अंदर एक्चुअली पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी या फिर यूनियन के पास रहेंगी, कौन सी पावर स्टेट के पास रहेंगी, या कौन सी पावर कंकरेंट लिस्ट। बेसिकली जो पावर का डिवीजन है वो यहाँ पर आपको 7th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और डीपीएसपी की तरफ से ये एंजॉय किया जाता है, इसका कन्वेंशनल प्रैक्टिस से कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Other than the fundamental rights, which of the following part of the Constitution of India reflects the principle and provision of the Universal Declaration of Human Rights? इसे शॉर्ट में कहा जाता है UDHR। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं आपकी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ प्रियम्बल है, डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब देखिए ये साइन होता है, ईयर तो दिखा हुआ है यहाँ पर 1948, और मोर स्पेसिफिकली हम बात करें यहाँ पर 10 दिसंबर 1948 को ये चीज़ साइन होती है। ठीक है, तो आपको एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, यूएन जनरल असेंबली, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था पेरिस के अंदर। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ था बेसिकली ये कहाँ हुआ था, पेरिस के अंदर। अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल। अब देखिए प्रियम्बल जो है रिफ्लेक्ट करता है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को। बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट बनता है किसका, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का। और ये इंडियन प्रियम्बल जो है वो सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स के बारे में बात करता है, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ्स के बारे में, वर्शिप के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है इन दी आर्टिकल। ये सारी चीज़ें जो है ना आर्टिकल नंबर 2 में लिखी गई हैं। देखिए ये आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वहाँ पे भारत का जो ये हिस्सा है वहाँ पर ये प्रियम्बल में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मेंशन्ड है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये जो चीज़ें जो हमारे प्रियम्बल में है वही चीज़ें वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका करेक्ट है, ये चीज़ यहाँ पर कनेक्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है तो मतलब आपका सेकंड ऑप्शन तो कट गया। बाकी इन तीनों में से अभी हम देखते हैं क्या रहता है। डीपीएसपी के जब हम बात करते हैं तो डीपीएसपी के अंदर जो एक आर्टिकल है, दैट इज डीपीएसपी के जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 45 जो है, ठीक है, आर्टिकल 45 ये कहता है कि
जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या करनी है, उनकी केयर करनी है, चिल्ड्रंस की केयर करनी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। कब तक? जब तक वो 6 साल के ना हो जाए, टिल 6 ईयर्स तक के जब तक ना हो जाए तब तक उनको एक एलिमेंट्री एजुकेशन, या नॉट एलिमेंट्री एजुकेशन तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं रहती, बट हाँ यह कि उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन को यहाँ पर ध्यान देने की बात कही गई है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये आर्टिकल नंबर 26 के अंदर मैंशनड है। आर्टिकल 26 इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी आपका क्या है, डीपीएसपी एंड प्रस्तावना, ये दोनों चीज़ें सही हैं। तो दोनों सही है तो मतलब ये आंसर भी हो सकता है, ये वाला नहीं, दो होंगे तो मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया आपका, 1 और डी बचता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर आते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो जो दैट इज UDHR, ठीक है, इसका आर्टिकल नंबर 22 जो है, आर्टिकल नंबर 22 इसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है कि एवरीवन को, हर नागरिक को या हर व्यक्ति को बताता है, सोसाइटी के लोगों को, कि वो समाज के अंदर सिक्योरिटी और रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का कुछ कॉन्सेप्ट और प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर, जो कि 1948 के अंदर आया था। ठीक है, जो कि हमारे संविधान से भी मिलता है। ठीक है, मतलब देखिए फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें हो जाती है, फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, साथ में ये 3 चीज़ें भी आपकी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और दूसरे टर्म में आप कहना चाहें तो जो हमारा संविधान का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, और पार्ट 1 नहीं, बेसिकली पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, 1 नहीं, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 आपका डीपीएसपी, और पार्ट 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हो गया, और साथ में क्या हो गया, प्रियम्बल। तो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। Which part of the Constitution of India declares the ideal for the welfare state? देखिए जब कभी भी आपको ये वर्ड सुनाई दे वेलफेयर स्टेट, ठीक है, या फिर कल्याणकारी राज्य के आदर्श, तो आप समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब बात की गई है वेलफेयर स्टेट के बारे में, तो यहाँ पर ये वेलफेयर जो कर रहा है, इसके लिए जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो है आपका आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 में ये लिखा गया है कि जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो डील करेगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। मतलब वेलफेयर स्टेट इन इंडिया का मतलब ये हो गया कि जो भारत के अंदर अलग अलग हिस्से हैं या पूरा एक यूनाइटेड इंडिया है, तो उसके अंदर जो वेलफेयर इन द सेंस किसका वेलफेयर कर रहे हैं, जो आम जनता है, पब्लिक है, उनका वेलफेयर करने की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट को और आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। कब कब फॉलो करना है, जब वो कोई लॉ बना रही है, जब कोई भी लॉ या कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उन चीज़ों को आपको यहाँ पर फॉलो करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स के लिए। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जैसे कि सिटीजन्स, या महिला हो पुरुष हो, सबको, हर, देखिए सिटीजन मतलब सिटीजन, वहाँ पर महिला पुरुष, कोई बूढ़ा है या कोई बच्चा है, ये मैटर नहीं करेगा, वो सिटीजन है, उनके लाइवलीहुड को एक इक्वली देखना है, कि मतलब सबके जीवन जो है वो क्या है, बराबर है, चाहे वो पैसे वाला व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सबके लाइफ की जो है वो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को आपको देखना है, इक्वल पे, इक्वल पे जो है आपका, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पुरुष है तो उसको आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, कोई महिला है तो उसको आप कम पैसे दे रहे हैं, हालांकि आप काम दोनों से बराबर ले रहे हैं। तो उस चीज़ों को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है यहाँ पर। हेल्थ को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटेट करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपके डीपीएसपी का पार्ट बनती हैं थ्रू द आर्टिकल नंबर 39। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए दो स्टेटमेंट है, अब दो स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कौन सा कथन जो है वो सही है इनमें से। ठीक है, अब सही आपको फाइंड करना है, फिर हम बात करते हैं आगे। पहला लाइन लिखी हुई है,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिए यहाँ कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। क्या हकीकत में भारतीय संविधान में ये चीज़ मेंशन्ड है कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में? नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉइन किया था। कब किया था? केशवानंद भारती केस आपको पता होगा, याद होगा, केशवानंद भारती केस जो 1973 में होता है वर्सेस केरला गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट में ही चलता है। ठीक है, तो वो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही थी कि भाई जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिकली, या जो जैसे कहा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर, ये प्रोनाउंस किया था सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के अंतर्गत। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपहेल्ड की थी वैलिडिटी किसकी? 24th अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, 24th अमेंडमेंट जो कि 1971 के अंतर्गत होता है, उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया और ये कहा कि भाई देखिए आप जो है आपके पास फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको कोई चीज़, पार्लियामेंट को अधिकार है, देखिए फंडामेंटल राइट्स के लिए पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को पूरा हटा ले या फिर कोई अब्रिज निकाल दे। मतलब होता है ना कि जैसे आपको सीधा सीधा जाना है तो सीधा सीधा ना जाके आप इस तरीके से घूम के चले जाएं, इधर से चले जाएं, ऐसे चले जाएं, पहुंच जाएंगे, तो आपको फाइनली क्या पहुंचना है? अब्रिज इस तरीके से कोई रास्ता निकाल ले या रिमूव कर ले, इस चीज़ का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के पास है। तो इस रूल को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ये जो चीज़ें थी ना 24th अमेंडमेंट के तहत जो हुई थी 71 के अंदर, तो उस चीज़ को फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप अब्रिज नहीं कर सकते, मतलब आप हटा नहीं सकते कंप्लीटली, क्योंकि देखिए जो चीज़ संविधान में लिख दी गई है उस टाइम पर उसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया उन्होंने कि भाई आप अमेंड करिए। अमेंड किस तरीके से करेंगे? आर्टिकल 368 के तहत आप अमेंडमेंट करेंगे। बट आप जब अमेंडमेंट कर रहे हैं तो अमेंडमेंट करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हार्म नहीं होना चाहिए, उसको अल्टर नहीं करेंगे आप। ठीक है, बाकी आप अमेंडमेंट करिए, पार्लियामेंट को अधिकार है अमेंड करने का, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको हार्म नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कही थी, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला कई बार दिया है, 73 से लेकर अब तक कई बार इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का कई बार हवाला दिया है, बट इन्होंने कभी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि इस स्टेप टू इस वन, मतलब ये स्टेप से लेके ये स्टेप तक की जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी बेसिक स्ट्रक्चर की जो बाउंडेशंस है, बाउंड्रीज है, उनको बढ़ाता रहता है, कहीं सिकोड़ लेता है, कहीं बढ़ा देता है, तो वो अपने आप करता रहता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉपरली इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। पहली गलत तो मतलब आपका ये स्टेटमेंट गलत है और ये गलत है, मतलब बी और डी में अब ऑप्शन बचता है। चलिए 50-50 वाली कहानी आ गई। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडिया ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ओके, अब देखिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले और समझ में आ जाएगा हमें। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा, जो जुडिशियल रिव्यू की हम बात कर रहे हैं, का प्रावधान करता है, जिन पर संविधान आधारित है। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है, जुडिशियल रिव्यू जो है ये एक जुडिशरी की पावर है अलग से, संविधान नहीं देता। यहाँ पर संविधान का कोई रोल नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है दिस इज द पावर जो कि किसकी है? दिस इज द जुडिशियल रिव्यू, जो एक पावर है किसकी? जुडिशरी की। और जुडिशरी की ये पावर जो है वो क्या करती है? वो एग्जामाइन करती है, मतलब जो लॉज या अमेंडमेंट्स हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर उनको वो क्या कर सकती है? एग्जामाइन कर सकती है कि वो जो लॉज या अमेंडमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनली फिट है कि नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, उन चीज़ों को वो देखती है बेसिकली। ठीक है, अब वो ऑर्डर कर सकती है इन सब चीज़ों के लिए, मतलब उसको लगता है कि भाई जो रूल या लॉ निकाला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको वो खारिज भी कर सकती है, विदहोल्ड भी कर सकती है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, बट यहाँ पर इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं प्रोवाइड करता है, इन्होंने खुद ही अपना जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना,
प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म, इसको बैलेंस करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और फंडामेंटल फ्रीडम को गारंटी करने के लिए, बेसिकली सिटीजन्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया है कि भाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई है। कोर्ट ने खुद ही ये पावर अपने आप ले ली है कि भाई ये हमारा अधिकार है, आप नहीं कर सकते यहाँ पर छेड़छाड़। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए था। बेसिकली ये लाइन थोड़ा गड़बड़ा दे रही है स्टेटमेंट को, बाकी चीज़ तो ठीक है बट यहाँ पर ये चीज़ इसको गड़बड़ कर दे रही है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से यहाँ गलत हो जाती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है? देखिए ये क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत के संविधान का एक हिस्सा है, बिल्कुल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द अदर्स। देखिए भारत के संविधान का एक भाग है, एक हिस्सा है, मगर अन्य भागों से ये स्वतंत्र रूप से है, इसका मतलब कानूनी प्रभाव बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, जो केस हुआ था आपका, जो केशवानंद भारती केस जिसकी हमने अभी बात करी थी अपने पिछले केस के अंदर, उसके अंदर ये भी कहा गया था कि जो प्रियम्बल है एक सर्टेन पार्ट है बेसिकली, दिस इज अ, देखिए केशवानंद भारती केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो प्रियम्बल है दिस इज द पार्ट ऑफ द, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो है सब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बार केस हुआ था जिसमें डिनाई कर दिया गया था कि भाई जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो इस केस में यह हुआ कि भाई प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया कि भाई दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट टूल है जो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट प्रियम्बल इज अ नाइदर सोर्स ऑफ पावर, मतलब ये किसी भी पावर का सोर्स नहीं है, ना ही प्रोहिबिशन, इसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ पावर के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि प्रियम्बल जो है दिस इज आल्सो अ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, या कह लीजिए नॉन, इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्स इन पार्ट 4 की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर आपको कोड यूज करते हुए नीचे आंसर आपको कोड मैंने सिंगल में दिया हुआ, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग कोड नहीं किया है। तो पहला पॉइंट है डीपीएसपी। अब देखिए डीपीएसपी की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट 4 के अंदर है, आर्टिकल आपको पता है 36 टू लेके 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं किसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर। और जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, इट कैन बी बोरोड, इट इज बोरोड फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम द आयरलैंड, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो किया है। ठीक है, अब डीपीएसपी जो है एक नॉन जस्टिशिएबल है। यहाँ पर क्या लिखा, देखिए जैसे आपका प्रियम्बल था नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ये भी क्या है नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, इसे भी लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा अगर जो उसका कोई उल्लंघन करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे शैल बी इन्फोर्सेबल, नहीं दे शैल बी नॉन इन्फोर्सेबल। ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत है। ठीक है, अगर जो कोई इसको कंपेल करता है, कोई नहीं फॉलो करता है डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अभी हमने बात करी है कि नॉट इन्फोर्सेबल है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, बिल्कुल ये चीज तो होती है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, सही है। देखिए इसके लिए जो आर्टिकल नंबर आपका 37 है, आर्टिकल 37, तो आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो डीपीएसपी के अंदर रूल्स दिए गए हैं या गाइडलाइंस दी गई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जब आप फंडामेंटली गवर्नेंस कर रहे हैं देश का, मतलब राज्य का या देश का, जब आप गवर्नेंस कर रहे हैं उसको चला रहे हैं, तो उसके लिए जब आपको लॉज बनाने हैं, ठीक है, लॉ बनाने के दौरान उन सभी चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ताकि वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जा सके प्रॉपरली। तो मतलब सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट पॉइंट गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज ओनली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, which one of the following would you accept as a most appropriate definition of liberty? देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन की जब हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आप समझिए इसे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी ट्रेनरी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक। देखिए वट एवर वन लाइक में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। भाई देखिए कोई चाहता है कि भाई मैं राष्ट्रपति भवन में घूम के आऊँ, कोई चाहेगा कि भाई मैं प्रधानमंत्री घर में जाके रहूँ, तो ऐसा नहीं ना, वट एवर ऐसा नहीं, वट एवर वाला नहीं, बट यहाँ पर कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। आज़ादी है बट साथ में कुछ है लिमिटेशंस, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये डेफिनेशन नहीं होगी। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर पूछा था लिबर्टी की, लिबर्टी मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि आपका स्वतंत्रता के बारे में करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी। उसकी करेक्ट डेफिनेशन होगी स्वयं को पूरी तरीके से विकसित करने का अवसर। मतलब कोई व्यक्ति आप जैसे कैंडिडेट हैं, आपकी ये पूरा अधिकार है कि आप अच्छे से पढ़कर यूपीएससी क्लियर करें या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दें और एक आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर की रैंक हासिल करें। ये कंप्लीट अधिकार है आपका। आप चाहें तो आप इलेक्शन भी लड़ें, इलेक्शन लड़के आप पीएम भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो एक तरीके से फुल्ली डेवलप करें अपने आप को, डेवलप करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपका इस लिबर्टी वाले जो पॉइंट है उसको कंप्लीटली डिफाइन करता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अंदर एक चीज़ है प्रियम्बल, आपको पता ही होगा, और प्रियम्बल के अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं लिबर्टी से रिलेटेड। कौन कौन सी लिबर्टीज आपको यहाँ पर दी गई है। लिबर्टी किसकी दी गई है, थॉट की दी गई है। एक्सप्रेशन मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी बात को आप रख सकते हैं सिंसियर वे में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपनी बात कहनी तो किसी को गाली दे के बोल रहे हो, सिंसियरली एथिकली आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं जिस भी चीज़ को आप बिलीव करना चाहें। मतलब कोई ये मानना चाहे कि भाई सूरज पश्चिम से उगता है तो ठीक है भाई मानो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, ठीक है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। फेथ, किसी में भी भरोसा कर सकते हैं आप, किसी भी चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं, मतलब जिस पर आपकी इच्छा है, आपका फेथ है। और वर्शिप कर सकते हैं, मतलब किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप की जो वर्शिप है इसके सॉरी लिबर्टी है, ये 5 टाइप की स्पेशली जो लिबर्टीज है ये आपके प्रियम्बल में भी लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रियम्बल के अंदर जो लिबर्टी है, ठीक है, मतलब जो लिबर्टी की फ्रीडम है उसको कितने टाइप की है और वो कौन कौन सी है, तो ये आपको पांचों की पांचों ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये थे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर के कुछ क्वेश्चंस। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।